Hi everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So let's start with another chapter of CA Final Law. This is a revision video. ये quick revision video ही होगा because this chapter is very small. So without any further ado, let's get started. The chapter name is National Company Law Tribunal and Appellate Tribunal. तो इस पूरे चैप्टर में आप यही दो पार्टीज के बारे में सुनोगे. अभी जो इंट्रोडक्शन है दिस वी कैन स्किप. यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एनसीएलटी और एनसीएलटी होता क्या है. तो एनसीएलटी जो है इट इज सिमिलर टू अ कोर्ट बट नॉट एक्चुअली अ कोर्ट. ठीक है. तो इसमें क्या होता है ना, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है जो कि एडजुडिकेट करती है जो भी मैटर्स रिलेटेड होते हैं किससे, कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो. ठीक है. अब ये एनसीएलटी बनाता कौन है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो एक नोटिफिकेशन देती है और जिस डेट से वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी कि ये वाली जो डेट है इस डेट से जो ट्रिब्यूनल है दैट विल बी नोन एज एनसीएलटी या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. ठीक है. अब इसमें कौन कौन होता है, इसमें होता है आपका एक प्रेसिडेंट और होते हैं आपके जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स. ठीक है. तो ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, नोटिफाई करता है इसके बारे में कि इस डेट से जो है हम इसको एनसीएलटी बुलाएंगे. और इसमें कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं. और इनकी जो भी पावर्स होती हैं इन मेंबर्स की, जो भी फंक्शंस होते हैं, तो वो सारे के सारे भी कौन हमारे नोटिफाई करता है, वो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि इनके पास ये पावर्स हैं, ये ड्यूटीज हैं, ये फंक्शन ये लोग कर सकते हैं. ठीक है. अब क्या होता है ना, अगर एनसीएलटी के ऑर्डर से कोई पर्सन अग्रीव्ड है तो उस केस में वो एक अपील फाइल करता है, क्योंकि हो सकता है कि जो एनसीएलटी ने डिसीजन दिया है उससे वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सेटिस्फाइड ना हो. तो उस केस में वो जा सकता है एनसीएलटी के पास में. नाउ व्हाट इज दिस एनसीएलटी, तो एनसीएलटी होता है आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल. अगेन इसकी नोटिफिकेशन कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देता है. और वो बोलता है कि इस डेट से हम जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसको नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल बोलेंगे. इन्होंने नेशनल कंपनी लॉ इसलिए बोला बिकॉज इट इज रिलेटिंग टू द मैटर्स दैट आर पर्टेनिंग टू द कंपनी. ठीक है. अब एनसीएलटी में जो है हम किस किस के अगेंस्ट में ऑर्डर्स पास सॉरी अपील फाइल कर सकते हैं, तो एक तो अभी आपका जो एनसीएलटी वो, फिर एनएफआरए के अगेंस्ट में भी हम कर सकते हैं. एनएफआरए के जो भी ऑर्डर्स मिले उसके अगेंस्ट में भी हम अपील फाइल कर सकते हैं विद द एनसीएलटी. और कोई भी डायरेक्शन या डिसीजन है जो 53A में आया है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के, उसके अगेंस्ट के लिए भी हम किसके पास जा सकते हैं, एनसीएलटी के पास में जा सकते हैं. ये वाला जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ना, दिस इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट फॉर अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बट इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज, इसलिए मैं आपको सारे के सारे ये पॉइंट्स बता रही हूँ. अब ये एक सिंगल विंडो होती है और इसमें जो भी कंपनीज के डिस्प्यूट होते हैं वो आते हैं. और आपको पता होगा, आपने आईबीसी पढ़ा है कि आईबीसी वाली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, वो भी किसके पास में जाते हैं, एनसीएलटी के पास में ही जाते हैं. अब उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस बता रखी हैं. और हाँ, एनसीएलटी में कौन कौन होता है, एनसीएलटी में होता है आपका चेयरपर्सन, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता, यहाँ चेयरपर्सन होता है. एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स आज सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई. तो ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है एमसीक्यू में भी कि एनसीएलटी में कौन होता है, एनसीएलटी में चेयरपर्सन होता है और एनसीएलटी में कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है. ठीक है. तो ये चीज जो है ये ध्यान रखना. नाउ डेफिनेशंस पे आते हैं. तो डेफिनेशंस में क्या है, चेयरपर्सन मतलब चेयरपर्सन जो एपेलेट ट्रिब्यूनल का है. फिर जुडिशियल मेंबर कौन हुआ, जुडिशियल मेंबर होगा, अभी तो दोनों में ही है, तो वो मेंबर जो कि जुडिशियल मेंबर है या तो ट्रिब्यूनल का या एपेलेट ट्रिब्यूनल का, और जो उसको अपॉइंट किया गया है दैट यू आर द जुडिशियल मेंबर और यू आर द टेक्निकल मेंबर. ठीक है. अब इसमें आता है प्रेसिडेंट या फिर चेयरपर्सन. प्रेसिडेंट कब आएगा, जब एनसीएलटी होगा. चेयरपर्सन कब आएगा, एनसीएलटी जब होगा तब. उसके बाद में मेंबर क्या होता है, मेंबर में दोनों ही टाइप के मेंबर्स होंगे, जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर्स. तो वो भी जो है आपके आते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं ट्रिब्यूनल के, अपीलेट ट्रिब्यूनल के. और इसमें प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन को भी हम इंक्लूड करते हैं, इनको भी हम इकट्ठा बोल के मेंबर्स बुला सकते हैं. देन प्रेसिडेंट कौन होता है, जो भी प्रेसिडेंट है. और टेक्निकल मेंबर कौन होता है, जिसको हमने एज अ टेक्निकल मेंबर अपॉइंट किया है. दिस इज ऑल्सो नॉट एट ऑल रेलिवेंट. तो अभी तक जो है मोटा मोटा क्या निकल के आया, एनसीएलटी, एनसीएलटी का मतलब चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर. और एनसीएलटी का मतलब प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर. और इन सब की नोटिफिकेशंस वगैरह कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है. ठीक है. तो यहाँ तक आपका सॉर्टेड है, इतना ही था इसमें. ठीक है. अब आते हैं हम अपने सेक्शन नंबर 420 पे. तो 420 जो है वो क्या बताता है, 420 आपका बताता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. देन आपका इसका सबसेक्शन नंबर 2 बताता है अमेंडमेंट इन ऑर्डर. एंड थर्ड वाला जो सबसेक्शन है वो बताता है सेंड द कॉपी ऑफ ऑर्डर टू द पार्टीज कंसर्न. तो इसमें क्या होता है, ट्रिब्यूनल क्या करता है, ट्रिब्यूनल जो है ऐसे ही अपना ऑर्डर नहीं दे देता है, वो जो भी पार्टीज है
ना देयर विल बी पार्टी ए, देयर विल बी पार्टी बी। तो उन दोनों ही पार्टीज को वो क्या देता है, अपना अपना जो भी बात है, अपना अपना पक्ष रखने का एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है। एंड देन उसको कंसीडर करके वो क्या करता है, एक ऑर्डर पास करता है। अब उसके बाद में ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर दे दिया, तो ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर दे दिया, क्या वो उसको चेंज कर सकता है? तो यस, वो उसको चेंज कर सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है दैट no such amendment shall be made in respect of any order against which an appeal has been preferred. So for example, suppose आज की डेट में जो है ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया। अब क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद में अपील फाइल कर दी उसके लिए, उसके अगेंस्ट में। तो उस ऑर्डर को जो एनसीएलटी है वो उसमें फिर वो कोई चुल नहीं करेगा, उसका जो भी ऑर्डर होगा वो चला जाएगा एनसीएलटी के पास। फिर जो एनसीएलटी होगा ना, उसका डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। हाउएवर, अगर कोई भी मैटर जो है वो अपील उसके अगेंस्ट में फाइल नहीं हुई है, उस केस में एनसीएलटी उसका क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। अब वो अमेंडमेंट के लिए भी उन्होंने एक टाइम पीरियड दे दिया है। तो 2 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर इज पास्ड, उसके 2 years के अंदर अंदर वो रेक्टिफाई कर सकता है, वो अमेंड कर सकता है। ठीक है, अगर उसको ऐसा लगता है दैट आनी मिस्टेक इज देयर इन द ऑर्डर और देयर इज अ मिस्टेक, तो वो जो है कर सकता है। अब वो जो ये खुद भी कर सकता है, कोई पार्टीज अगर उसको बोलती हैं तो उन उन पार्टीज की रिक्वेस्ट पे भी वो क्या कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है। बट इसमें अगेन ये की पॉइंट है कि अगर कोई अपील फाइल हो गई है तो फिर ये 2 साल वाली वैलिडिटी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, जो ट्रिब्यूनल है वो कॉपी भेजेगा ऑर्डर जो भी उसने पास करा है टू ऑल द पार्टीज कंसर्न। तो जैसे ऑर्डर पास करा, अगर अमेंडमेंट नहीं करा तो कोई बात नहीं है, और अगर अमेंडमेंट करा तो भी और नहीं करा तो भी, मतलब कॉपी जाती है जो भी पार्टीज होती है उनके पास में। ठीक है, और अमेंडमेंट हम कब कर सकते हैं, 2 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं। अब इसका इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक ऑर्डर एनसीएलटी ने पास किया था ना, वो चैलेंज हो गया बाय एनसीएलटी विद इन 1 मंथ। ठीक है, तो इन द मीन टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी वन ऑफ द पार्टी टू ऑफ द एनसीएलटी नोटिस कि कुछ मिस्टेक थी जो ऑर्डर पास हुआ था उसमें। तो अकॉर्डिंगली जो पार्टी उसने एक अपील फाइल एप्लीकेशन भेज दी अगेंस्ट द मिस्टेक ऑफ द रेक्टिफिकेशन बिफोर एनसीएलटी। ना 420 ये बोलता है कि वो कर तो सकता है 2 साल के अंदर अंदर, बट क्योंकि यहाँ पे वो मैटर ऑलरेडी चला गया ना 1 महीने के अंदर अंदर ही एपेलेट ट्रिब्यूनल पे, तो फिर इस केस में जो है ये वाला रेक्टिफिकेशन हम नहीं कर सकते। अब जो भी करेगा एपेलेट ट्रिब्यूनल ही करेगा। ठीक है, तो बस यही वाला पॉइंट था, तो इन्होंने इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो केस स्टडी दी है, और जनरली यही पॉइंट जो है वो ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, सो आई होप सेक्शन नंबर 420 इज सॉर्टेड। इसमें क्या था, सिर्फ 2 साल, 2 साल जो था आपका मेन था, एंड नो अमेंडमेंट अलाउड इफ अपील इज प्रेफर्ड। ठीक है, और बाकी इसमें ऐसा कुछ भी याद करने का नहीं है सेक्शन नंबर 420 में। नाउ 421 क्या कहता है, 421 कहता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। अब अपील हम किसके पास में जाके करते हैं, एनसीएलटी की। एनसीएलटी की अपील हम फाइल करते हैं विद द एनसीएलटी। ठीक है, अब इसके लिए भी ना यहाँ पर एक टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ये होता है कि 45 दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी का, जैसे आज सपोज ऑर्डर आ गया, तो उसके 45 डेज के अंदर अंदर ही आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने 45 डेज से एक्सीड कर दिया तो फिर आप जो है अपील फाइल नहीं कर सकते। बट इसमें भी जो है एक झोल है, इसमें ये है कि अगर आपको मतलब अगर जो एपेलेंट है ही वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, कुछ ऐसा रीजन ही हो गया था, कुछ ऐसा वैलिड रीजन हो गया था जिसकी वजह से आप 45 डेज के अंदर अंदर अपील फाइल नहीं कर पाए थे, उस वजह से आपको लेट हो गया, तो उस केस में ही सिर्फ आपको एक एक्सटेंशन मिल जाएगा ऑफ अ फर्दर पीरियड ऑफ 45 डेज। ठीक है, तो एक सेकंड रुको, मैं इसका चार्ट आपको बना के बता देती हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, तो उसके 45 डेज के अंदर अंदर ही हमको जाना पड़ेगा एनसीएलटी के पास में। ठीक है, और अगर जैसे सपोज कोई मिस्टर रमन थे, वो जो है उनको कुछ ऐसे रीजन आ गया था जो कोर्ट की नजर में क्या था, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल की नजर में क्या था, दैट ही इज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज। वो उसको कंसीडर कर रहा है कि हाँ ये सच में ही नहीं आ पा रहे थे, ये सफिशिएंट कॉज से ही प्रिवेंटेड थे। उस केस में इनको क्या मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। दैट मीन्स इनको 45 डेज का और का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, एक एक्सटेंशन इनको मिल जाएगा, तो जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्डोनेशन फॉर डिले। कॉन्डोनेशन फॉर डिले ये कीवर्ड है, प्लीज इसको आप याद कर लो। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि अगर ऐसा है तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इज अलाउड। अब इसमें भी ना
एक पॉइंट और है इसमें, एक पॉइंट ये है दैट नो अपील शेल लाई टू appellate ट्रिब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। मतलब कि अगर जैसे सपोज आपको ये क्वेश्चन की ना मोस्टली स्टार्टिंग लाइन में पता लग जाएगा कि जो ऑर्डर है if it is passed with the consent of parties or whether it is passed without the consent of the parties। तो अगर उसमें लिखा हुआ है ना with the consent of parties, तब तो अपील की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। लेकिन अगर वो जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है इफ इट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज, तब आप बिंदास जो है अपील ट्रिब्यूनल के पास में जा सकते हो। अदरवाइज यू डू नॉट हैव द राइट टू फाइल एन अपील इफ द ऑर्डर इज पास्ड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि कोई भी अपील का केस हो तो उसमें ये चीज जो है ये हमको ध्यान रखनी है। ओके, तो इस वाले सेक्शन में भी बस इतना ही है। एंड फिर क्या होगा ना, फिर जब एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में आ जाएगा वो नोटिस, तो वो जो है एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी अगेन देगा पार्टीज को। एंड फिर जो भी उसको ऑर्डर जो भी उसको ठीक लगेगा वो ऑर्डर पास कर देगा। एंड फिर वो जो भी ऑर्डर है वो अगेन पार्टीज को भेज देगा जिन लोगों ने भी अपील फाइल करी है। एंड जो भी उसका डिसीजन होगा, नाउ दिस विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। अब आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में कहीं पे भी नहीं जा सकते हो। ठीक है, नाउ एक्सपीडिशियस डिस्पोजल बाय ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ये क्या है, सेक्शन नंबर 422 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 422 ये बोलता है कि आप जो है ना, आप मतलब जो भी ये आपका ट्रिब्यूनल होता है या एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है, इसको जो भी डिसीजन है या जो भी उसके पास में अपील है या पिटिशन है, उसको रखे ही नहीं रहना है। उसको उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको सॉल्व करना है, उतना जल्दी उस मैटर को उसको क्लोज करना है। तो उन्होंने ये बोला कि इनको जो है डील करना पड़ेगा इस अपील के साथ में, पिटिशन के पास साथ में एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्हें करना होगा। एंड उनको हर एक स्टेप लेना पड़ेगा जिससे कि वो जो डिस्पोजल है वो 3 महीने के अंदर अंदर हो जाए। ठीक है, तो 3 महीने से ज्यादा लेट मत करो। 3 महीने के अंदर अंदर आप जो भी आपको करना है वो डिसीजन आप सुना दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, मतलब 3 मंथ्स जो है नहीं आप ले पा रहे हो, तो रीजंस रिकॉर्ड करो कि क्यों नहीं आप डिसीजन ले पा रहे हो। दिस अप्लाइज टू एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड योर ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो एनसीएलटी और एनसीएलटी क्या करेंगे, अगर वो डिसीजन नहीं दे पा रही है ना 3 मंथ्स के अंदर अंदर, तो फिर वो क्या करेंगी, रिकॉर्ड करेंगी रीजंस की इस वजह से डिले हो रहा है, इस वजह से हम मैटर पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एंड फिर जो भी आपका प्रेसिडेंट होगा, या फिर अगर एनसीएलटी है तो कौन होगा, चेयरपर्सन होगा, वो क्या कर देगा, वो उसको एक्सटेंड कर देगा फॉर द पीरियड अप टू 90 डेज। ठीक है, अब यहाँ पर दो एक्सटेंशन हो गए। पहला जो एक्सटेंशन था वो था कि एनसीएलटी के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो एनसीएलटी के पास में कब जा सकते हो, 45 + 45 डेज में। ठीक है, और ये आपको बता ही दिया मैंने कब एक्स्ट्रा मिलेगा आपको टाइम। लेकिन इसमें यहाँ पर इन्होंने जो टाइम दिया है, यहाँ इन्होंने दिया है 3 मंथ्स + 90 डेज। ये किसके लिए इन्होंने दिया है, ये दिया है इन्होंने एनसीएलटी और एनसीएलटी के लिए। यहाँ पर किसके लिए था, यहाँ पर जो पार्टीज कंसर्न थी उनके लिए था। यहाँ पे एनसीएलटी और एनसीएलटी के लिए है कि अगर जो है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो 3 महीने के अंदर अंदर, तो आप रिकॉर्ड करो रीजंस को। और जो है आपको फिर मतलब जो भी आपका प्रेसिडेंट है या चेयरपर्सन है वो क्या कर देगा, वो फर्दर जो है उसको एक्सटेंड कर देगा अप टू अ पीरियड ऑफ 90 डेज। ठीक है, सो दिस सेक्शन वाज अबाउट इट। एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, तो इसमें क्या है, जो भी बिजनेस है एबीसी का, अ पब्लिक कंपनी, इट इज नॉट टू बी कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स इन अकॉर्डेंस विद it is not being conducted and managed by directors with sound business principles and prudent commercial practices। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने ट्रिब्यूनल के पास गए कि देखो ये कंपनी जो है साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है। तो अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इंक्वायर करेगा कि भैया क्या झाड़े क्यों ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, प्रॉपर इंक्वायरी निकालेगा और उसके बाद में क्या लेगा, वो एक्शन लेगा और अपना डिसीजन जो है वो सुना देगा। अब इसने जो है सुनाया डिसीजन 16 मार्च 2020 को, और इनके पास केस आ गया था 15 सितंबर 2019। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है 3 महीने से ज्यादा का टाइम ले लिया। राइट, तो इन द गिवन केस ऑर्डर पास इज नॉट वैलिड, क्योंकि ट्रिब्यूनल को 3 महीने के अंदर अंदर जो है ऑर्डर का मतलब देना पड़ेगा जो भी उनका डिसीजन है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, तो आप 3 महीने का एक्सटेंशन ले लो अगर आपके पास में वैलिड रीजन है। बट यहाँ पर इन्होंने कुछ एक्सटेंशन वगैरह तो लिया नहीं। ठीक है, और इन्होंने सॉरी एक्सटेंशन इन्होंने ले भी लिया उसके बाद में भी, अगर हम चलो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को मेंशन नहीं करा है, लेकिन अगर इनको एक्सटेंशन मिल भी गया, यहाँ पे सपोज इनको वैलिड रीजन था कि ये नहीं ले पा रहे थे डिसीजन 3 महीने के अंदर अंदर,
और इनको जैसे फर्दर पीरियड 90 डेज का मिल भी गया, उसके बाद में भी इनको 15 मार्च 2020 तक जो है अपना डिसीजन सुना देना था, लेकिन इन्होंने तो 16 मार्च को सुनाया, इसलिए इनका जो डिसीजन है वो इनवैलिड हो गया। एक बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, देखो इस केस में क्या हुआ है, इस केस में ऐसा होना था कि 3 महीने के अंदर अंदर आप डिसीजन सुना दो। 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप नहीं सुना पा रहे हो और वैलिड रीजन हैं उसके, तो उसको रिकॉर्ड करो और फर्दर पीरियड आपको मिल जाएगा 90 डेज का। ठीक है, अब उन सब चीजों को मिला के 15 मार्च आ रही है इनकी लास्ट डेट, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने 16 मार्च कर दिया, तो इसलिए जो है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनका जो भी ऑर्डर है दिस विल बिकम इनवैलिड। ठीक है, एक बार मैं 3 मंथ का यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दिखा देती हूँ। लाइक अगर हम 15 सितंबर से बात करें, ठीक है, तो 15 सितंबर से क्या हो गया, लाइक योर सितंबर, देन योर अक्टूबर, देन योर नवंबर। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका दिसंबर, 15 दिसंबर 2019 क्या बना आपका, 15 दिसंबर 2019 आपका बना 3 मंथ्स। ठीक है, 15 दिसंबर। अब इससे जो है 90 डेज आप काउंट करो, तो 90 डेज आप कैसे काउंट करोगे, 90 डेज काउंट करने के लिए आप लो 31 डेज, तो आप लो दिसंबर के, देन आप लो जनवरी के 31 डेज, राइट, और आप लो 28 डेज ऑफ फेब्रुवरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ हम पहुंच गए, कितने डेज हो गए, दीज आर 90 डेज। तो यहाँ 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 90th डे क्या बन रहा है, 15 मार्च बन रहा है, तो इसलिए आपका 98 डे यहीं खत्म हो गया। आपको 15 मार्च तक डिसीजन सुना देना था, लेकिन आपने तो क्या सुनाया, 16 को सुनाया, तो यहाँ पर इसलिए आपका डिसीजन जो है वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अब उसके बाद में जो है हमारा आता है अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 423। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर जो अपील ट्रिब्यूनल का डिसीजन था उससे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई। तो वैसे तो देखो इनका जो है फाइनली होता है, लेकिन अब इसके डिसीजन से भी अगर आप नहीं हो पाए, इनके डिसीजन से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए, तो फिर आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास में विद इन 60 days from the receipt of order of appellate tribunal to him on any question of law arising out of such order। तो मैं जो बोल रही थी ना फाइनल एंड बाइंडिंग, फाइनल एंड बाइंडिंग, दैट वाज फॉर अदर रीजंस, लेकिन अगर जो केस है दैट इज अबाउट द क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ ये टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये वाला मैटर है ना, सिर्फ तभी आप सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में जाने के लिए आपके पास में टाइम रहता है 60 डेज का, मतलब कि जैसे हम यहाँ तक पहुंच गए थे और यहाँ पर ये हुआ कि मैटर जो था वो हो गया था आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ का, इसलिए आपके पास में एक और अपॉर्चुनिटी है कि आप जा सकते हो, अगर इनसे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास में, और यहाँ पर इन्होंने टाइम दिया इसके लिए 60 डेज का। ठीक है, तो 60 डेज के अंदर अंदर आप जा सकते हो जब इनका ऑर्डर आ गया, लेकिन ये मैटर जो होना चाहिए दैट शुड बी अ क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट इज अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर। अब इसमें भी ये है कि अगर 60 डेज में भी आप नहीं जा पाए, और इसमें भी फिर से वही केस हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से सेटिस्फाइड है दैट यू वर प्रिवेंटेड फ्रॉम अ सफिशिएंट कॉज, तो फिर आपको टाइम मिल जाएगा अगेन अ पीरियड ऑफ फर्दर 60 डेज का, फर्दर 60 डेज का। ठीक है, तो प्लस 60 डेज का इनको यहाँ पर और टाइम मिल जाएगा, तो उस केस में जो है वो अगेन जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें जो है कीवर्ड्स हमारे क्या क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन 60 डेज एंड फर्दर 60 डेज इफ यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अ सफिशिएंट कॉज। ठीक है, तो आप किसके पास में जा सकते हो, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास में फॉर द अपील ऑफ एनसीएलएटी। उसके बाद में आता है आपका अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 424। तो 424 क्या बोलता है, प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब इसमें क्या होता है, इसमें दे आर नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ सीसीपी, बट इनको कौन गाइड करता है, दे आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस, एंड जो भी प्रोविजंस हैं उस हिसाब से इनके होते हैं। अब इनके पास में जो भी पावर्स होती हैं, मतलब इसमें इन्होंने ये दिया है कि जो ट्रिब्यूनल है ना वो अपना ओन प्रोसीजर लगाता है दैट इज बेस्ड ऑन द नेशनल नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो भी आपका जस्टिस वाला प्रिंसिपल है, तो आपको इस टाइप से अपने प्रोसीजर को डिजाइन करना चाहिए कि आप जो है जस्टिस करो, मतलब कि आप एडिक्वेट नोटिस दो, आप किसी के साथ में बायस्ड मत रहो,
देन आप जो है फेयर हियरिंग करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर कुछ अलग से प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है। आप सिंपली प्रोसीजर करो जो नेचुरल जस्टिस आपको लगता है उसके हिसाब से, ठीक है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। ओके। तभी उसके बाद में इन्होंने ये बोला है कि जो भी ट्रिब्यूनल है और जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके पास में वो जो भी पावर सिविल कोर्ट वाली है वो सारी की सारी उसके पास में होती है। अब सिविल कोर्ट के पास में कौन कौन सी पावर्स होती हैं कि वो जो है रिक्वायर कर सकता है डिस्कवरी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या मुझे ये डॉक्यूमेंट्स ला करके दो, या मुझे ये लोग जो है मौजूद चाहिए। समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्संस एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। उनको बुला के उनसे पूछताछ भी हो सकती है। देन एविडेंस भी वो रिसीव कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है किसी रिप्रेजेंटेशन को। देन वो क्या कर सकते हैं, देन वो इशू भी कर सकते हैं कमीशन, ठीक है। तो जो जो पावर्स आपकी सिविल कोर्ट वाली है वो सारी की सारी इसके पास में होती हैं। तो जो भी आपकी पावर्स हैं सिविल कोर्ट वाली, दे ऑल आर एप्लीकेबल टू योर एनसीएलटी एंड एनसीएलटी एज वेल। उसके बाद में जो है थर्ड वाला सबसेक्शन क्या बोलता है, नेचर ऑफ डिग्री एंड एग्जीक्यूशन। तो उन्होंने ये बोला है कि हम जो है इसको ऐसा औहदा देंगे, हम इसको मानेंगे कि ये कोर्ट है तो इसको कोर्ट के समान हमने माना है। एंड इट शिल बी लॉफुल टू सेंड दीज ऑर्डर्स फ्रॉम फॉर द एग्जीक्यूशन टू कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज jurisdiction। तो मतलब इन्होंने ये बोला कि इसको हम कोर्ट के जो डिग्री है उसके हिसाब से मानते हैं। और अगर कोई भी ऑर्डर हुआ है अगेंस्ट अ कंपनी तो जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको हम जो है वो भेजेंगे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने का। एंड अगर वो जो है किसी पर्सन के लिए है अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, तो फिर वो जो भी पर्सन कंसर्न होगा जहाँ पे भी वो रहता होगा फिर हम उसको वो जो भी ऑर्डर होगा वो भेजेंगे, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि हम उसको कोर्ट के समान मानते हैं और इसमें जो भी ऑर्डर्स हैं वो हम, अगर कंपनी है तो उसके आरओ को भेजते हैं और अगर अगेंस्ट एनी पार्टी है तो उसके रेजिडेंशियल एड्रेस पे जो है हम भेजते हैं। या मतलब जहाँ पे भी वो बोलता है रेजिडेंशियल एड्रेस पे या फिर बिजनेस वर्क वाली प्लेस पे, ठीक है, वॉलेंट्रीली, या फिर जहाँ पे वो बिजनेस करता है वहां पे। अब उसके बाद में नेचर क्या होती है इन प्रोसीडिंग्स की। तो ये वाली जो भी नेचर होती है प्रोसीडिंग्स की, दिस इज डीम्ड कि ये वाली जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है या फिर ये डीम्ड सिविल कोर्ट वाली प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। देन उसके बाद में अनदर सेक्शन आपका बोलता है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में पावर्स हैं कि वो मतलब जैसी पावर्स हाई कोर्ट की होती है ना, वैसे ही उसके पास में पावर्स हैं कि वो जो है वो पनिशमेंट जो है दे सकता है अगर कोई भी कंटेम्प्ट हुआ है। देन डेलीगेशन ऑफ पावर्स में इन्होंने क्या बोला है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स में इन्होंने ये बोला है कि जो भी आपका ट्रिब्यूनल है एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो जनरल ऑर्डर दे करके या फिर एक स्पेशल ऑर्डर दे करके क्या कर सकता है, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी अदर ऑथराइज पर्सन को ये डायरेक्ट कर सकता है कि आप जो है इस मैटर पे रिपोर्ट करो, या उससे इंक्वायरी भी ले सकता है जो भी मैटर चल रहा होता है पिटिशन का या अपील का। देन उसके बाद में सेक्शन नंबर 427 ये बोलता है, 427 ओके इसमें है नहीं, मैं वैसे बता देती हूँ। उसमें 427 में सिंपली यही है कि जो भी आपके मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनको हम मानते हैं कि वो क्या है, नॉट, हाँ उनको हम मानते हैं कि वो डीम्ड पब्लिक सर्वेंट्स है। देन 428 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ। तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि कोई भी हम सूट्स, प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स हम नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट ट्रिब्यूनल, अगेंस्ट प्रेसिडेंट, अगेंस्ट मेंबर्स या फिर कोई भी एम्प्लॉय या फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल या फिर चेयरपर्सन, मतलब इन लोग के अगेंस्ट में हम जो है कोई भी प्रोसिक्यूशन सूट वगैरह नहीं कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी लॉस और डैमेज दैट इज कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड, अगर जो भी काम है वो गुड फेथ में हुआ है। तो अगर कोई भी काम गुड फेथ में हुआ है तो फिर वो जो है उसको उस चीज का प्रोटेक्शन मिल जाता है एंड उसको कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या उसके अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग वगैरह नहीं ली जाती है। देन सेक्शन नंबर 429 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 429 ये बोलता है कि जो भी आपका एनसीएलटी है या एनसीएलटी है ना, एनसीएलटी यहाँ नहीं आता है, यहाँ फिर सिर्फ कौन आता है, एनसीएलटी आता है। ट्रिब्यूनल है यहाँ अपीलेट ट्रिब्यूनल उन्होंने नहीं लिखा है। तो जो भी आपका ट्रिब्यूनल है उसके पास में ये राइट है कि अगर उसको ऐसा लगता है ना कि वाइंडिंग अप के टाइम पे या फिर आईबीसी की प्रोसीडिंग्स के टाइम पे अगर उसने ऑर्डर करा है कि हम मुझको जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए अपने सामने, और उसने वो चीजें रिक्वेस्ट करी है राइटिंग, वो मतलब उसने जो है रिक्वेस्ट करी है कि मुझे ये बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है राइटिंग में किसको, चीफ मेट्रोपोलियन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी, कि आप जो है पोजेशन ले लो इन वाली प्रॉपर्टी का, इन बुक्स का, इन डॉक्यूमेंट्स का।
फिर उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो अथॉरिटी है ना वो क्या करेगी, वो अथॉरिटी जो है वो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का या जो भी चीजें उसने मांगी हैं उसका पोजीशन ले लेगी एंड वो किसको ला करके दे देगी, एनसीएलटी को दे देगी। ठीक है, एनसीएलटी को दे देगी, नॉट एनसीएलटी, एनसीएलटी को वो दे देगी। ठीक है, अब ये जो भी इनका एक्ट होगा ना, दिस शुड नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो यहाँ पर जो है एनसीएलटी के पास में पावर होती है कि ये हेल्प मांग सकते हैं आपके चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट से या फिर आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कि मुझको जो है इन चीजों का पोजीशन चाहिए और आप मुझको ये सारी की सारी चीजें ला करके दो। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 430 क्या बोलते हैं, सेक्शन नंबर 430 ये बोलता है कि सिविल कोर्ट के पास में कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, तो नो सिविल कोर्ट shall have the jurisdiction to entertain any suit proceeding with respect to any matter जिसमें ट्रिब्यूनल या appellate tribunal empowered है as to determine as per this act, and no injunction shall be granted by any court or other authority with respect to any action that is taken by tribunal or appellate tribunal। तो देखो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि इनके पास में सिविल कोर्ट जैसी पावर्स तो ट्रिब्यूनल के पास में होंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि सिविल कोर्ट ही जुरिस्डिक्शन ले रहा है, तो ना तो ये कुछ भी प्रोसीडिंग्स वगैरह को एंटरटेन करेगा और ना ही ये कोई इंजंक्शन देगा टू एनी अथॉरिटी। ठीक है, टू मतलब कोई भी इंजंक्शन वगैरह हम नहीं लेंगे इसके मतलब जो भी ये बोलेगा उसके अगेंस्ट में, इसके पास में मतलब कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। सो नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू, अगर कोई भी एक्शन मतलब उन्होंने लिया है ना ट्रिब्यूनल या एपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो जो भी उनका डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल। उनका मतलब यहाँ सिविल कोर्ट के ऊपर कोई भी उसका जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। देन सेक्शन नंबर 431 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 431 बोलता है वैकेंसी इन ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट्स और प्रोसीडिंग्स, दैट इज सेक्शन नंबर 431। तो उन्होंने ये बोला है कि कोई भी एक्ट जो होगा ना ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल का, दैट शिल बी क्वेश्चन, दैट शिल नॉट बी क्वेश्चन or invalidate on the ground of existence of any validity and defect in the constitution। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, इस पे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं कि जैसे सपोज आपको क्वेश्चन ऐसे करके बनेगा कि ये वाला जो डिसीजन था ये ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो है बाद में किसी और पार्टी ने क्लेम करा कि अरे अरे इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो डिफेक्टिव है, तो इसमें ये आ जाएगा, तो आप जो है क्या इनकी प्रोसीडिंग्स को डिफेक्टिव मान लोगे, तो नहीं। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि भले ही कोई वैकेंसी आ गई है, कोई डिफेक्ट हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आप जो है आप ये नहीं कह सकते कि जो ट्रिब्यूनल है या अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसकी एक्ट्स या प्रोसीडिंग्स में कुछ डिफेक्ट है, तो वो जो है वो वैलिडेट ही रहेंगी भले ही कोई भी डिफेक्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई भी वैकेंसी हो आपकी एनसीएलटी में या एनसीएलटी में। ठीक है, उसके बाद में आपका सेक्शन नंबर 432 बोलता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी पार्टीज होंगी ना टू द प्रोसीडिंग्स वो अप्लाई कर सकती हैं या तो पर्सन में या ऑथराइज कर सकती हैं सीए सीएस सीएमए को या किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को कि वो जो है वो उसके केस को रिप्रेजेंट करें। देन 439 में लिमिटेशन एक्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगी, तो जो भी उसके प्रोसीडिंग्स है वो अप्लाई होंगे। देन आपका जो सेक्शन नंबर 434 है, दिस इज द ट्रांजिशन प्रोविजन। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें उन्होंने दिया है ऑन सच डेट एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल मैटर्स प्रोसीडिंग्स और केसेस जो भी पेंडिंग है बिफोर द बोर्ड या फिर कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूट हुए थे ना अंडर कंपनीज एक्ट 1956 वो इमीडिएटली उस पर अप्लाई हो जाएंगे। मतलब बेसिकली ये ट्रांजिशन प्रोविजन है। तो इसमें ये था कंपनीज एक्ट 1956 वाले से क्या क्या जो है ट्रांजिशन हुआ है टू द कंपनीज एक्ट 2013, तो ये पूरा का पूरा ना वो है, तो दिस इज नॉट रेलिवेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। मैं एक बार जो है पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड करा देती हूँ। ये बहुत इजी चैप्टर है, एक दो बार भी अगर आपने पढ़ा है तो आई होप आपकी हेल्प हुई हो। देखो सबसे पहले तो उन्होंने एनसीएलटी और एनसीएलटी के बारे में बताया, इसमें कौन कौन होगा, उसमें होगा प्रेसिडेंट और मेंबर्स और उसमें होगी चेयरपर्सन और मेंबर्स। फिर उसके बाद में इन्होंने ये डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन में इतना कुछ खास है नहीं। उसके बाद में इन्होंने ये दिया कि जो भी ऑर्डर होगा वो अमेंड हो सकता है 2 साल के अंदर अंदर एनसीएलटी का, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में इन्होंने ये भी दिया कि एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी वो लोग देंगे और उसके बाद में ऑर्डर जो भी कॉपी होगा उसका भेज देंगे पार्टी जो भी कंसर्न होगी उनको। ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने ये दे दिया, वही वाला पॉइंट मेन था 2 साल वाला, और अपील अगर फाइल हो गई तो फिर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता ना। अगर आप जो ट्रिब्यूनल है उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो जो पार्टीज है वो किसके पास जा सकती हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में जा सकती हैं। कितने डेज में जाएंगी वो, 45 डेज में जाएंगी। हालांकि अगर वो जो है सफिशिएंट कॉज की वजह से प्रिवेंटेड है, वो नहीं जा पाई, तो वो उनको टाइम मिल जाएगा फॉर अ पीरियड एक्सटेंशन ऑफ 45 डेज। ठीक है, तो वो जो है वो क्या कर सकती हैं, वो फर्दर 45 डेज में भी जा सकती हैं।
किसके पास में, एनसीएलटी के पास में। अब जो भी एनसीएलटी है और एनसीएलटी है उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करना है, ऑर्डर को पास करना है। तो इन्होंने दिया कि मोटा मोटी तौर पे आपको जो है 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपना ऑर्डर दे देना है। लेकिन अगर आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर नहीं दे पाए तो पहले तो रिकॉर्ड करो रीजंस की क्यों नहीं दे पा रहे हो, और आपको मिल जाएगा फर्दर पीरियड का एक्सटेंशन, दैट विल बी 90 डेज का। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये था कि जैसे अगर कोई बात आ जाती है क्वेश्चन ऑफ लॉ की, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले मैटर्स जो होंगे, तो उस केस में आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि एनसीएलटी के डिसीजन से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो भी आप किसके पास जा सकते हो, तो भी आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास में। लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलावा अगर कोई फैक्ट है, कोई बात है, तो फिर वो कहाँ खत्म हो जाएगी, एनसीएलटी पे ही खत्म हो जाएगी। अब इसके लिए उन्होंने टाइम दिया 60 डेज का, एंड अगेन यहाँ पे उन्होंने कॉन्डोनेशन दिया कितने का, फर्दर 60 डेज का। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ये दिया है कि जो भी काम करेंगे नेचुरल जस्टिस के हिसाब से करेंगे। देन इनको जो भी पावर्स होंगी दैट विल बी एज पर द सिविल कोर्ट वाली, और इनका जो भी डिग्री होगा हम इनको मानेंगे कि क्या है, कोर्ट की तरह ही है ये। ठीक है। और डीम्ड सिविल कोर्ट हम मानते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने ये दिया है कि इसको हाई कोर्ट जैसा पनिशमेंट करने का पूरा पूरा पावर्स है। देन ये जो है इंक्वायर कर सकता है और रिपोर्ट कर सकता है, और ये जो है डेलीगेट भी कर सकता है, मतलब वो किसी ऑफिसर को एक ऑर्डर पास करके या किसी एम्प्लॉय को स्पेशल ऑर्डर वगैरह पास करके भी बोल सकता है कि मुझे ये इंक्वायरी करके दो या मुझे ये रिपोर्टिंग करके दो। उसके बाद में इसको जो है राइट होता है कि अगर इसने कोई भी मतलब ऐसा काम करा है, कोई लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है, लेकिन वो गुड फेथ में हुआ है, तो उसके खिलाफ कोई भी सूट, कोई भी प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं ली जाएंगी, नहीं चल सकती हैं। फिर ये जो है ये असिस्टेंस ले सकता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से, जुडिशियल जस्टिस मजिस्ट्रेट से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कि आप जो है मुझे ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ये प्रॉपर्टीज या ये डॉक्यूमेंट्स का पोजीशन ला कर दो, तो वो उनको क्या करेगा, लिख करके एक रिक्वेस्ट भेजेगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन किसके पास होता है, केवल और केवल ट्रिब्यूनल के पास होता है, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास में नहीं होता है। और इनका जो भी एक्शन होगा दैट शुड नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। फिर उसके बाद में सिविल कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। कोई भी वैकेंसी अगर आ गई या कोई भी डिफेक्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कोई भी प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट नहीं होंगी। देन राइट इन्होंने क्या बोला है कि वो खुद से जा सकते हैं, सीए सीएमए या किसी लीगल प्रैक्टिशनर को भी ऑथराइज कर सकते हैं कि आप जो है क्या करो, आप जा करके एक रिप्रेजेंटेशन कर दो, एंड जो भी प्रोविजन होंगे ना लिमिटेशन एक्ट के, वो भी अप्लाई होंगे ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल को। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 11। आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिली, एंड आई एम रियली सॉरी अगर ये थोड़ा बोरिंग हो गया हो, बट आई कांट हेल्प इट। मैंने कोशिश तो करी कि ये ना बने बोरिंग, बट शायद ये बोरिंग बन गया हो, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अल्टीमेटली व्हेन वी हैव टू क्लियर एग्जाम्स तो थोड़ा सा बियर तो करना बनता है। ठीक है। तो कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन फील फ्री टू कमेंट डाउन, एंड ऑल्सो कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो भी आप कमेंट कर देना, एंड आई विल फील रियली हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच, एंडिंग द वीडियो है।